पेज लाऊं दो। पानी पिलाइए। हेलो, हो गई? हाँ, क्यों आई पास? हेलो 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 हेलो। एक बार सभी क्लास में आ जाएं। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। क्या आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ बंद करना। हेलो हेलो। स्टार्ट। डॉक्टर अमित एकेडमी पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत। हमने हिंदी की क्लासेस शुरू की है हरियाणा पीसीएस के लिए, जिसमें हमने सबसे जो पहली क्लास की थी वो पाठ्यक्रम की बात करी थी। पाठ्यक्रम जो सामान्य हिंदी और निबंध का जो पाठ्यक्रम है वो कुल 100 नंबर का पेपर था। 100 नंबर का पेपर था, उसके बारे में बात की थी। उसके जो सिलेबस है उसके बारे में हमने विस्तार से बात कर ली और उसके बाद इनके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं आपको हमारे कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक अभिमन्यु 1-2 बैच है जो हरियाणा पीसीएस में प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए एक कॉम्बिनेशन पूरा बैच ये आप ले सकते हो। आप सिर्फ प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो प्री की टेस्ट सीरीज अलग से हैं। और यदि आप प्री का क्रैश कोर्स जल्दी से, यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है और अब आप रिवीजन जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो प्री का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा मेंस जीएस के लिए इथिक्स का पेपर, इथिक्स की लाइव बैच भी चल रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश का जो पेपर है ये भी 100 नंबर का, इसको भी आप ले सकते हो। या आप हिंदी, जो मैंने अभी हिंदी की क्लासेस शुरू की है, हिंदी कंप्लीट हिंदी, जिसके अंदर 100 नंबर की हिंदी व्याकरण के साथ रचनात्मक लेखन और इसके साथ साथ उसके अंदर आने वाला निबंध लेखन, जिसका जो है वो प्रतिशत कितना है, 30% है। वो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा जो निबंध का प्रतिशत है 30% है वो हम पूरा करेंगे। दोनों तरह की क्लासें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी क्लासेज है और ऑफलाइन भी क्लासेज है। आप ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हो और ऑनलाइन। क्या बंद हो गई? मेरे पास नहीं दिख रही वही तो। हाँ वही तो। चल रही। तो अब हम बात करते हैं आज के क्लास के अंदर जो है वो टॉपिक कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे कि हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। जैसे पाठ्यक्रम हमने बात करी थी, पूरे पाठ्यक्रम पे बात करी थी और कुल कितने नंबर का पेपर था। सामान्य हिंदी वो निबंध, ये पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का पेपर था। पूरा शेड्यूल आपको दे रखा है। कल की क्लास हमारी कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन इसको हम अब सिलेबस जो आपको कंटिन्यू दे रखा था उसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक दे रखा था वो कौन सा टॉपिक था, संधि जो टॉपिक था उसको क्लियर करेंगे। संधि वाला जो टॉपिक था उसको हम क्लियर करने वाले हैं। बताया था संधि
के सवाल व्याकरण में हमें 5 नंबर के मिलेंगे, लगभग 5 नंबर के सवाल मिलेंगे। तो हम सबसे पहले संधि की बेसिक के बारे में बात करेंगे कि संधि क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। चल रही है क्लास? तो कमेंट बच्चों के, बच्चे नहीं जुड़े साथ, ठीक है आ जाएंगे। ओके, तो हम विस्तार से बात करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले सिलेबस में दे रखा है, वो कौन सा टॉपिक है, संधि टॉपिक दे रखा है। तो हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। पहले सामान्य बेसिक समझ, हिंदी का मूल, जिसमें और समझ पर आधारित पूरा टॉपिक है, जो पूरा का पूरा समझ पर आधारित है, जिसमें हमारे एक भी ऐसा सवाल जिसके अंदर नहीं हो, 5 में से हमारे कुछ भी नंबर कटे, इस प्रकार का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुना तो हम सब ने है, ये संधि हम सब ने सुन रखा है कि संधि दो दोस्तों के बीच संधि, दो देशों के बीच संधि, दो राज्यों के बीच संधि। संधि का मतलब क्या? संधि का मतलब जोड़ना या योग। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग, या अपन इसको कह सकते हैं मेल, कह सकते हैं योग, कह सकते हैं मेल, कह सकते हैं, या संधि का मतलब अपन कह सकते हैं जोड़ना, योग करना मतलब जोड़ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किन्हीं दो को आपस में जोड़ना। लेकिन यहाँ हम किस संधि की बात कर रहे हैं? यहाँ हम संधि की बात करें हिंदी की संधि के बारे में। हिंदी क्या है? हिंदी हम सभी को पता है, एक भाषा है, जो हमारी राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। उस हिंदी की हम बात कर रहे हैं। तो भाषा के अंदर संधि क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। भाषा के अंदर संधि क्या होती है उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं कि भाषा के अंदर संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब समझ में आ गया? योग, जोड़, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मैं जैसे लिखवाता जाऊँ ना, तो साथ साथ आप अपने पास कॉपी रखना और उसके अंदर लिखते जाना कि इसका शाब्दिक अर्थ होगा, वो होगा मेल या जोड़। अब भाषा के अंदर किसका मेल हो सकता है, किसका जोड़ हो सकता है? तो भाषा के अंदर जो मेल या जोड़ होगा, या तो वर्ण का होगा, शब्दों का होगा, ध्वनियों का होगा, इन्हीं का आपस में मेल हो सकता है, और इन्हीं से मिलके कोई न कोई नया शब्द बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सामान्य समझते हैं कि संधि का मतलब क्या होता है। भाषा में या हिंदी भाषा में दो वर्ण हो सकते हैं, या दो शब्दों का मेल। क्या मेल हो जाने से संधि बन जाएगी? मेल का मतलब उसका जोड़ हो जाने से क्या संधि बन जाएगी? नहीं। यही आता है ट्विस्ट के किससे बात से जो है वो संधि बनेगी। दो वर्ण शब्द का मेल होगा, और मेल होने से क्या उत्पन्न होगा? मेल होने से, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखना। मेल, और मेल से उत्पन्न होता है विकार। अब ये विकार क्या है? दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और विकार उत्पन्न होने से क्या होता है? नया शब्द बनता है। नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं संधि। समझ में आ जाएगा जब हम इसको विस्तार से समझेंगे। अब हम शब्द नया क्या आया हमारे लिए? विकार। विकार शब्द को हम देखते हैं। विकार का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण में समझते हो? विकार का मतलब रूपांतरण, या क्या कह सकते हैं अपन इसको? परिवर्तन। परिवर्तन हो जाएगा। दो वर्ण आपस में मिलेंगे या दो शब्द आपस में मिलेंगे, और मिलने से उनके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने से जो नया शब्द बनेगा उस शब्द को हम कहेंगे ये है संधि। उस शब्द को हम क्या कहेंगे? ये है संधि। तो भाषा परिभाषा क्या हो गई कि दो वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से या शब्दों के मेल से क्या बनती है? संधि। लेकिन मेल में भी क्या होना चाहिए? मेल में भी होना चाहिए विकार। रूपांतरण या परिवर्तन होगा तभी संधि बनेगी। दो शब्दों का मेल होगा और मेल के बाद विकार। विकार का ध्यान रखना है, विकार नहीं होगा तब तक संधि नहीं बनेगी। सामान्य मेल से नहीं बन सकता। रूपांतरण वो परिवर्तन हो जाएगा और उसको संधि कहेंगे। और जब वापस उसको जो शब्द आपस में मिले, दो वर्ण आपस में मिले, उनको वापस यदि मूल रूप में ले आएंगे, वैसे के वैसे रूप में ले आएंगे, तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद। दो शब्द हमारे सामने आए,
एक तो आया संधि और एक आया संधि विच्छेद। संधि की परिभाषा समझनी है, सिर्फ लिखने के लिए हमारी नहीं आएगी कि दो वर्ण या शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और उससे क्या होती है, उससे हम कहते हैं संधि। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन छोटी सी हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने बात करी विकार, विकार का तो मतलब बता दिया, रूपांतरण और परिवर्तन। लेकिन यहाँ बात हुई है वर्ण क्या है। हिंदी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी सबसे छोटी इकाई है, उसको हम वर्ण कहते हैं। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमें सारे के सारे जो स्वर हो गए, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है तो वो हो गए। जैसे हमने लिखा क म ल, तो ये क और इसके अंदर अ, पहले आ नहीं रही थी क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? काइंडली रिस्पेक्ट। सर क्लास अभी लाइव हुई है, ठीक है हम वापस कर लेंगे। लाइव हो गई है क्लास, सभी को आवाज आ रही है, एक बार बता दो। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से पता नहीं चल रहा था क्लास का, वो अब लाइव हो गई है। हम जो भी हमारी अभी तक डिस्कस हुआ है हम इसको वापस कर लेंगे। ओके, सबको आवाज आ रही है? तो सबसे पहले हम हमारे अमित एकेडमी के जो अभी बैच चल रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से अभी बैच है। जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे उनको भी पता चल जाएगा। जो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए अभी SCS में अभिमन्यु बैच चल रहा है, आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन बैच ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज अलग से, इसके अलावा प्री का क्रैश कोर्स ये चल रहा है। मेंस की लिए क्लास है, GS की रिकॉर्डेड क्लास है और इथिक्स की जो है लाइव क्लास है। इथिक्स की लाइव बैच, इथिक्स के साथ साथ इंग्लिश का भी पूरा कंप्लीट बैच और हिंदी लैंग्वेज का पूरा कंप्लीट बैच जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आपको पहली क्लास में हमने क्या किया था, पाठ्यक्रम सिलेबस किया था ना हिंदी का। तो आप सबको सिलेबस समझ में आया या नहीं आया, पहले दिए कमेंट करके बताओ कि जो सिलेबस मैंने बताया था 100 नंबर का आपको पूरा विस्तार के साथ, वो आपके समझ में आया या नहीं आया। एक बार आपको जो सिलेबस करवाया था वो आपको पूरा समझ में आया कि नहीं आया, उसके बारे में बता दो। उसके बाद ये हम वापस क्लास कर लेंगे। कौन सी क्लास कर रहे थे? यस सर, यस सर। तो एक बार ये कमेंट करके साथ हम बता दो कितने नंबर का पेपर था हमारा। जो विस्तार से सिलेबस नहीं दिया था उसको हमने विस्तार से समझा था। कौन से पेपर की बात कर रहे थे हम? सामान्य, हिंदी व निबंध। कितने नंबर का पेपर था बताओ, कितने नंबर का पेपर था? 100 नंबर का पेपर था कुल। उसमें से निबंध का वेटेज कितना था? 30। निबंध का वेटेज 30। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस के अंदर दे रखा है आपको, और हमने जो टॉपिक बनाया उसमें सबसे पहला जिसको हम हिंदी का मूल कह सकते हैं वो कौन सा टॉपिक है? संधि। आपको सिलेबस पूरा विस्तार से दे रखा है कि हम कितनी क्लासों के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 100 मार्क्स का सबको पता है, तो 100 में से कितने लाने हमारे? हमें ये तो टारगेट होना ही चाहिए कम से कम 90 से 95 नंबर का होना चाहिए। कुछ हमारे रचनात्मक लेखन में यदि कुछ गड़बड़ हो या एग्जामिनर कम नंबर दे तो ठीक है, नहीं तो हमें। और व्याकरण कितने नंबर की थी? व्याकरण सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के टॉपिक पहले क्लियर करेंगे। 20 नंबर की व्याकरण है और इसके साथ साथ रचनात्मक लेखन में भी हमारी क्या आएगी, काम आने वाली है। व्याकरण हमारे रचनात्मक लेखन में भी काम आने वाली है। तो अब देखो आप कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब देख लो बोर्ड पे, यदि आपको कुछ लिखा हुआ साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप बता देना। आज हम टॉपिक करने वाले उस टॉपिक का नाम है संधि।
आप में से सब ने संधि सुन रखा होगा। संधि शब्द तो हम बार बार जब जीएस पढ़ते हैं उसके अंदर आता है कि दो देशों के बीच संधि हुई, दो राज्यों के बीच हुई, दो जिलों के बीच हुई, हम दोस्तों के बीच भी हो सकती है, किसी दोस्त के बीच आपस में संधि हुई। ठीक है, ट्रीटी जिसको कहते हैं, जैसे भारत और यूएसए के बीच अभी आपने जीएस के अंदर पढ़ा होगा, जो ट्रीटी थी वो हुई है, संधि हुई है व्यापार से संबंधित वो संधि। लेकिन हम यहाँ संधि पढ़ने वाले हैं वो कौन सी संधि है? भाषा से संबंधित संधि। भाषा, हमारी भाषा हम कौन सी पढ़ रहे हैं? भाषा। और भाषा कौन सी? हिंदी। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? भारत की राजभाषा है, राजभाषा। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी का हमारा पहला टॉपिक है संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो संधि का मतलब पढ़ते हैं। जब मैं आपको जैसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना। जैसे हम ऑफलाइन रूम में बैठते हैं ना, वैसा माहौल होना चाहिए। आपको कोई बात नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको लिख देना, उसको हम बता देंगे। क्लास के बाद यदि कोई डाउट हो तो वो लिख देना। हम आज टॉपिक में बात करेंगे संधि। और संधि के अंदर जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ वैसे ही आप लिखते जाना, नहीं तो बाद में आपको समझ नहीं आया तो पूछ लेना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मतलब ये जो शब्द दिया हुआ है संधि, इसका अर्थ क्या है? सामान्य इसका अर्थ है मेल, या अपन इसको योग कह सकते हैं, या कह सकते हैं जोड़। यही होता है संधि का मतलब, मिल जाना, योग, जोड़, यही होता है संधि का मतलब। सामान्य हमने सबने सुन रखा है कि संधि का मतलब मेल, योग या जोड़ना, यही है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि भाषा के अंदर जो है वो संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, भाषा के अंदर संधि क्या होगी, परिभाषा क्या बनेगी। देखो, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? आप में से कोई बता सकता है? वर्ण को हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। तो संधि किससे होगी? दो वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से क्या बनती है? संधि बनती है। क्या संधि की परिभाषा इतनी सी है? नहीं, इसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट है, बात करते हैं। दो या अधिक वर्णों, वर्णों को अपन ध्वनियां भी कह सकते हैं, ध्वनियों, शब्दों के मेल, मेल का मतलब हो गया जुड़ना, शब्दों के मेल से। एक शब्द और लिख रहा हूं, देखो आपने सुन रखा होगा, यदि संधि आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ी है तो, मेल से विकार। क्या? ये जो विकार, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार के फलस्वरूप, विकार के विकार, विकार होता है, विकार के फलस्वरूप जो नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं संधि। इसे क्या कहते हैं? संधि। यहाँ क्या आया? विकार। विकार का मतलब आपने सुन रखा है, विकार, वर्ण। वर्ण हमने सबसे छोटी इकाई की बात कर ली थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी के अंदर बताओ, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या और कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ये मैं बता देता हूँ, स्वर और व्यंजन। आप कुल बता देना और स्वर व्यंजन भी साथ में बता देना, इसकी भी हम बात करेंगे। विकार, विकार का मतलब देखो, विकार का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण नहीं समझ में आएगा तो परिवर्तन तो आएगा समझ, परिवर्तन, या इंग्लिश के अंदर क्या कहेंगे? चेंज। दो वर्णों और दो ध्वनियों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और विकार उत्पन्न होने के फलस्वरूप नया शब्द बनता है। उस नए शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा आ गई शब्द को समझ में? बताओ, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा आ गई। परिभाषा इतनी सी है, दो वर्ण दो ध्वनियों, तो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से विकार, विकार का मतलब विकार की जगह हम शब्द यूज कर सकते हैं परिवर्तन या रूपांतरण होगा, उससे जो नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ये है। देखो, दो तरीके के सवाल हमारे सामने आते हैं। एक तो आता है कि संधि, और दूसरा आता है संधि विच्छेद। एक तो संधि, और दूसरा शब्द कौन सा हमारे सामने आता है कि संधि विच्छेद या संधि। दो शब्द सामने आते हैं। एक तो आता है संधि, संधि के बारे में तो हमने बात कर ली। एक और शब्द आता है कि ये आपको संधि दे रखी है संधि का, संधि विच्छेद करो। भाई विच्छेद का मतलब क्या होता है?
संधि विच्छेद करो। विच्छेद का मतलब होता है जो शब्द हमने बनाया उस शब्द को वैसा का वैसा मूल रूप के अंदर ले आना। जैसा हमने शब्द बनाया उसको वैसा का वैसा मूल रूप के अंदर क्या कर लेना है, ले आना है। जिस तरीके का हमें शब्द बनाया गया उसको मूल रूप में लाना है। तो मूल रूप में जब संधि शब्द को मूल रूप में ले आएंगे तो उससे क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, है ना। क्या होगा, अलग अलग करना, अलग अलग करना। हमने एक हम शब्द लेते हैं, जैसे सामान्य शब्द लेंगे हम, जैसे हम शब्द लेते हैं विद्यालय, सामान्य शब्द लेते हैं विद्यालय। पूछेंगे किस प्रकार का शब्द है, हम कहेंगे ये संधि युक्त शब्द है, बिल्कुल पूर्ण रूप से पूर्ण शब्द है और ये संधि युक्त शब्द है। अब हमारे को ये सवाल लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित जो दिए गए शब्द हैं उनको हमें संधि विच्छेद करना है, या ये दे देगा संधि विच्छेद किए हुए, हमें ये कह देगा कि इनको क्या करना है, जोड़ना है वापस। तो देखो विद्यालय की संधि कैसे होगी, देखो ऐसे, विद्या, ये एक शब्द बनेगा विद्या, और दूसरा शब्द बनेगा, इसको धन कहते हैं हिंदी के अंदर, धन, और ये बनेगा आलय, विद्या धन आलय, ये विद्यालय की क्या होगी। विद्या और आलय इन दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, और विकार उत्पन्न होने से नया शब्द बन गया विद्यालय। ये ऐसे नहीं लिखा गया, ये हम ऐसे नहीं लिख सकते। यदि हम कहते हैं ना संधि सिर्फ मेल होती है तो ये ऐसे लिखा जाता, विद्या आलय, पूरा आलय अलग होता। लेकिन ये क्या है, ये नहीं है, ये संधि नहीं होगी। संधि होगी तो यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, और जब ये आ वाला और ये आ दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तो ये हमेशा जो है वो दीर्घ बनते हैं। अभी हम संधि की बात करेंगे प्रकार की, तो ये दीर्घ बनने से ये विद्यालय बना। ये एक सामान्य उदाहरण था जिससे हमें बेसिक जो है वो चीज़ समझ में आ जाए कि क्या हो रही है हमारे सामने। बेसिक जो है हमें समझ में आना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके बात कर रहे थे, बेसिक की बात कर रहे थे। संधि होगी, संधि का मतलब समझ में आ गया आपको। संधि विच्छेद का मतलब क्या आ गया, जब पूछे संधि विच्छेद करो तो संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया, मतलब शब्द दे रखा होगा और उसको हमें इस रूप में करना है। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। किसकी बात करते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि के प्रकार। मुख्य रूप से हिंदी भाषा में संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। संधि के कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ये देखो ये 3 लिख दिया, 3 प्रकार। कौन कौन से हैं, आप ऐसे टेबल बना के इसको अच्छे से लिख देना। कौन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, कौन सी, स्वर संधि। दूसरी कौन सी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग हिंदी में चिन्ह क्या होता है विसर्ग का, ये ऐसे बनाते हैं, 2 आंखें बन गई वैसे। ठीक है, ये ऐसे बनाते विसर्ग का चिन्ह पीछे लगा, अतः जो लगाते हैं ना, ये विसर्ग। तो 3 प्रकार की संधि है होती हैं। पता है कुछ आप में से कुछ कमेंट भी करके बता रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन संधि में जो प्रकार है ना वो स्वर संधि के ही हैं। व्यंजन संधि के भी अपने नियम है, सारी व्यंजनी व्यंजन होगी, नियम से चलेगी। विसर्ग में विसर्गी होती है, ये भी इसके नियम है। लेकिन स्वर संधि के प्रकार हैं, पता है आप में से किसी को स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, जो आज हम क्लास के अंदर इसी संधि को विस्तार से करने वाले हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा, है ना, आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिख देना। स्वर संधि के प्रकार। देखो स्वर संधि के प्रकार हम पढ़े उससे पहले बता दो कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं हिंदी के अंदर। स्वर मैं यहां लिख देता हूं, स्वर ये होते हैं, देखो अ, आ, ई, उ, ऊ,
री, ए, आई। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अ आ ई यू, री और ए आई। कितने हो गए देखो, 2 2 4 2 6 8 9 10, और ये ओ और औ 11 हो जाएंगे टोटल। ओ और ये औ, ये हो गए। तो ये है स्वर, प्रकार हो गए स्वर के, अ आ ई यू, ए आई और ओ और औ। ये स्वर के प्रकार ध्यान में रखते हैं। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, अभी जो है ना आगे जो संधि आएगी, जब हमें स्वरों के प्रकार पता होंगे तब वो आसानी से हो जाएगी, इसलिए ये देखना जरूरी है। एक स्वर कहते हैं दीर्घ स्वर, और एक स्वर होता है जिसको कहते हैं लघु या हर्स्व। लघु, लघु याद रख लो आप, लघु। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे दीर्घ में, देखो आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये वाले। और हर्स्व स्वर या लघु स्वर में आ जाएंगे अ, ई, उ, री। ये किसके अंदर आ जाएंगे, लघु स्वर के अंदर आ जाएंगे। लघु मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े स्वर, और लघु का मतलब होता है छोटा। दोनों से, दो के मेल से, जैसे अ और आ जो बनता है, अ और अ के मेल से बनता है आ, तो वो दीर्घ के अंदर चला जाता है। और जिसका एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है जिस स्वर का, वो किसके अंदर आ जाता है, लघु स्वर के अंदर आ जाता है। अभी हमने इतनी सी बात कर ली, स्वर की बात की। हिंदी के अंदर 11 स्वर, 11 सारे के सारे स्वर की बात की। स्वर के दो प्रकारों की बात की, दीर्घ स्वर और लघु स्वर की बात की। दीर्घ का मतलब बड़े स्वर और लघु का मतलब छोटे वाले स्वर, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब व्यंजन के बारे में बात करेंगे, जो 33 व्यंजन हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कुल वर्ण, मैंने आपको पूछे थे ना कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण, तो आप में से किसी ने बताया 44 वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन और 11 जो होते हैं वह स्वर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्वर संधि। अब हम जो बात कर रहे थे स्वर से पहले किसकी, स्वर संधि के प्रकार की। 5 टाइप्स होते हैं स्वर संधि के। जैसे टाइप्स का नाम मैं लिख रहा हूँ ना स्वर संधि का, उसी टाइप में आपको लिखना है और उस वैसे ही याद रखना है बस। हमेशा कभी भी कोई भी पूछे, नींद में उठ के भी पूछे, तो ऐसे बताना स्वर संधि के प्रकार बताना। तो ऐसे उल्टे सीधे नहीं बताने के अयादि होता है, यण होता है, ऐसे नहीं। जैसे हम लिख रहे हैं जिस सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस याद रहनी जरूरी है। दीर्घ, आप स्वर भी लगा सकते हो पीछे क्योंकि ये सारी स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि या गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि संधि। एक बार आप प्रकार लिख दो, वृद्धि संधि, यण संधि, और चौथा जो टाइप है वो है अयादि संधि। 5 टाइप, चौथा यण और पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये हमें इसी सीक्वेंस के अंदर याद रखना है जैसा बताया गया है। यहाँ तक तो था बेसिक, जिसमें हमने किन किन बातों पे बात कर ली है, एक बार हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। हमने संधि की बात की, जो जिसमें से सवाल तो अब आएंगे, किस प्रकार के एग्जाम में सवाल आते हैं, ये तो हमारे बेसिक मूल था जो हमें समझ में आ जाए। कोई हमें पूछे कि संधि क्या होती है, हमें खुद को समझ में आए। तो सबसे पहले हमने संधि का शाब्दिक अर्थ पढ़ा कि संधि का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। संधि के शाब्दिक अर्थ में बात कर ली, उसका मतलब मेल होता है, योग होता है, जोड़ होता है। परिभाषा की बात कर ली कि दो या अधिक वर्णों, ध्वनियों या शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब ये हमें समझ लिया, रूपांतरण, परिवर्तन। तो अब आज के बाद ये मत बताना दो वर्णों के मेल को संधि कहते नहीं। दो वर्णों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, रूपांतरण होता है, नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा कर ली थी। उसके बाद में क्या पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था संधि युक्त शब्द। तो वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है, जब विकार उत्पन्न होता है तो उसको संधि युक्त शब्द कहते हैं। और जब वापस संधि युक्त शब्द को उसके मूल रूप में ला जाए तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं, मतलब मूल शब्द को अलग अलग कर देना। उसके बाद संधि के प्रकार के बारे में 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमें जब उदाहरण लिखा हुआ आएगा तो ये पता चल जाएगा कि स्वर है, एक व्यंजन है, एक विसर्ग है। उसके बाद स्वर संधि के प्रकार
दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। उसके साथ साथ हमने ये बात कर ली कि हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर जो होता है वो होता है लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दूं। ये बेसिक है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो संधि होती क्या है यहाँ तक समझ में आ जाएगा। उसके बाद सवाल जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे जब हम उदाहरण के माध्यम से करेंगे। अब हम स्वर संधि के प्रकार के बारे में बात करें। एक बार आप कमेंट करके ये बता दो कि आपको संधि की सामान्य जो बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात कर रखी थी वो समझ में आया कि नहीं आया। बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बात कर रखी थी संधि की, वो आपको समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद हम उदाहरणों की बात करें। बिल्कुल, यस सर। हाँ, आगे। अब हमारे सवाल किस तरीके के आएंगे और हम कौन सी संधि की बात करेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार कौन सा बताया था? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा। और लघु का मतलब क्या बताया था? छोटा। देखो, ये कुछ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण लिखे हुए हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं उन उदाहरणों को साइड में रखे कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो, सबसे पहले आप लिखो दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। ये तो बात स्वर संधि होती क्या है, पहले तो ये सबसे पहले तो हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना। तो स्वर संधि का मतलब होता है जब दो स्वरों के मेल से। स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होगा। विकार उत्पन्न होगा, और जब विकार उत्पन्न होगा नया शब्द बनेगा, उससे क्या कहेंगे? स्वर संधि। यहाँ दो स्वर मिलेंगे आपस में और उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसको कहेंगे जो है वो स्वर संधि। और स्वर संधि में पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा प्रकार पढ़ रहे थे हम? सबसे पहले प्रकार के बारे में हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। स्वरों के बारे में अभी बात की नहीं ना। हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं। स्वरों के 2 प्रकार के बारे में बात की थी, दीर्घ के बारे में बात की थी और लघु के बारे में बात की थी, वो यहाँ काम आएंगे। ये दीर्घ स्वर संधि है ना, इसको वैसे लिखना नहीं है, इसको एक इसका नाम और याद रखना है, सवर्ण संधि। सवर्ण का मतलब क्या होता है? सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। अब ये वापस आपको आगे समझ में आ जाएगा समान वर्ण क्या होता है। समान वर्ण क्या होता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। समान वर्ण क्या होता है? तो देखो, दीर्घ स्वर संधि के नियमों के बारे में बात करते हैं। क्या होता है देखो, यदि आ, ई, ये स्वर है ना, उ, ये वाले आ, ई, उ और उ के बाद में वही के समान स्वर आ जाए, वैसे के वैसे स्वर आ जाए, समान स्वर आ जाए, तो हमेशा बनेगा जो दीर्घ स्वर बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी बता दूंगा। जैसे यदि क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। क्या? दीर्घ बनेगा। आ, ई, उ के बाद, उ के बाद में ये समान स्वर आ जाए, तो ये जब संधि बनेगी, संधि बनेगी तो ये दीर्घ बन जाएगा। समान मतलब अ और आ समान है, ई और ये ई समान है, ये समान है, और उ समान वर्ण है, सवर्ण है, और अ और आ सवर्ण है। जैसे इधर भी अ है तो इधर या तो अ होगा या आ होगा। इधर यदि हमारे आ रखा है तो इधर ये आ हो सकता है और क्या हो सकता है? अ हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता, इधर आ है और इधर ई है, ये समान वर्ण नहीं है, समान स्वर्ण नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखो कि कौन से अ, आ, ई, उ, जब ये संधि बनेगी इनकी तब ये हमेशा दीर्घ बनेंगे। अब दीर्घ इसमें से है कौन कौन से? मैंने अभी आपको दीर्घ बताए थे कौन कौन से। इसमें से ध्यान रखो, इसमें आ दीर्घ है तो अ आ के मेल से,
या आ के मेल से, या इधर आ गया, इधर आ गया, बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। जब संधि बन जाएगी तो हमेशा आ बनेगा। और ई में दीर्घ कौन सा? बड़ी ई। और ऊ के अंदर दीर्घ कौन सा? ऊ। जब संधि युक्त शब्द बन जाएंगे तब ये बनेंगे, आ, बड़ी ई और ऊ। समझ में आया ये आपको नियम? समान वर्ण अ आ है, ई है, ऊ है। संधि का नाम क्या है? दीर्घ। संधि के नाम से स्पष्ट हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जब दो समान स्वर आपस के अंदर मिल जाएंगे तब उसके अंदर हमेशा क्या बनेंगे? संधि युक्त शब्द जब बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ बनने वाला है, आ, ई और ऊ। यस, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके बता दो ये समझ में आ गया, तो फिर हम उदाहरणों पे बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण से समझते हैं कि क्या बने। यस सर, यस सर, समझ में आ गया आपको? उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की बात कर रहे थे। देखो एक उदाहरण दिया हुआ है, नयनाभिराम। नयनाभिराम, ये तो किस प्रकार का शब्द है? संधि युक्त शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? संधि युक्त शब्द। देखो, संधि युक्त शब्द। हमें इसको किस में बदलना है? हमें इसको बदलना है संधि विच्छेद में। संधि, इन शब्दों का, ये संधि युक्त शब्द है, इन शब्दों का संधि विच्छेद करो। शब्द क्या दिया हुआ है हमारे सामने, ये देखो, इससे समझ में आ जाएगा। नयनाभिराम, ये किसकी मात्रा? आ की मात्रा, क्योंकि जब संधि बनेगी तब क्या बनता है? दीर्घ बनता है। अब ये देखो, इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो ये देखो, नयन, एक शब्द बनेगा नयन, और दूसरा शब्द क्या बनेगा? भी, अभिराम, अभिराम। ये आ था, इससे हमें पता चला कि दीर्घ स्वर संधि है। शब्द हो गया, एक नयन हो गया, एक अभिराम हो गया। यहाँ कौन सा स्वर है? अ, न में अ है, और इसके अंदर इधर भी कौन सा है? अ। दोनों, इधर समान स्वर अ, इधर समान स्वर अ। जब दोनों समान स्वर एक तरफ आ जाए तब मिलेंगे। सर अ आ या अ भी हो सकता, दोनों ये समान है, ये हम दोनों पे बात कर लेंगे। जो कंफ्यूजन है जिसको हो रहा है वो देखो, ध्यान से देखना अभी आप। ये अ भी हो सकता है, ये अ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? ये आ बनेगा। यहाँ आ भी हो सकता है, यहाँ अ भी हो सकता है। क्या बनेगा? बनना इधर दीर्घ ही बनेगा, आ ही बनेगा। ये इधर भी आ हो सकता है, इधर भी आ हो सकता है। समझ लोगे तो ये इतने बनाने नहीं पड़ेंगे। ये आ हो सकता है, इधर भी आ सकता है, ये आ बनेंगे। यहाँ अ हो सकता है, यहाँ आ हो सकता है, फिर भी क्या बनेंगे? आ बनेगा। अ और आ को समान वर्ण माना गया, सवर्ण माना गया, समान है। आया समझ में? जितेंद्र, अब आपको समझ में आ गया होगा। समान का मतलब ये दोनों क्या होंगे? समान होने चाहिए वर्ण। यदि अ के साथ यदि हमने ई लगा दिया, नहीं, ये समान वर्ण नहीं है। ई के साथ ई लगेगी, या छोटी लगे बड़ी लगे, बनने वाली कौन सी है? दीर्घ। बताओ एक बार कमेंट करके बताओ कि ये आपको समझ में आया ही नहीं आया। अब दीर्घ बनेंगे, बनेंगे, या आ बनेगा जब संधि होगी तब, या ई बनेगा, या ओ बनेगा। संधि होगी मतलब दोनों जब शब्द है मिलके। ठीक है, आ गया। जितेंद्र को समझ में आ गया? किसी को, आपको किसी भी प्रकार का डाउट, छोटा डाउट नहीं रखना है। जब तक छोटे छोटे डाउट क्लियर नहीं होंगे संधि का सवाल सही नहीं होगा। यदि एक बार में हमारे छोटे से छोटे डाउट क्लियर हो गए तो उसके बाद संधि का सवाल कभी गलत नहीं होगा। 5 नंबर के सवाल आएंगे और 5 में से 5 करने, और दूसरी बात, इससे जो शब्द शुद्धि के हमारे 5 नंबर के सवाल आएंगे वो भी हम सही कर पाएंगे। और जो हम रचनात्मक लेखन करेंगे उसके अंदर जो शब्द लिखेंगे वो शब्द भी हम सही तरीके से लिख पाएंगे, वहाँ गलत नहीं होंगे। अब ये नयन अभिराम क्यों नहीं हुआ? यदि शब्द आपको पूछ ले, ये वो ये पूछ ले, नयन भीराम, नयन भीराम, अब इसको कहेंगे कि इसको शुद्ध बदलो, आप कहोगे नयन भीराम ही तो सही है। नहीं, गलत है, क्योंकि अब आपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ रखी है, आपको पता चल जाएगा नयन नहीं है। जब संधि बनेगी तो शब्द क्या बन गया? नयना भीराम बन गया। तो ये आ गया, देखो इससे समझ में आएगा। चरना अमृत, क्या शब्द बनेगा? देखो,
संधि विच्छेद करेंगे तो ये चरण, ये अ आ गया भाई, ठीक है। और ये इधर क्या बन गया, अमृत। तो इधर भी अ है, इधर भी अ है, तो ये क्या बनेगा, आ बनेगा। अब परमार्थ की करो, शब्द आप देखते जाओ साथ साथ में और इसकी करने की कोशिश। परमार्थ शब्द क्या बनेगा, एक तरफ परम और दूसरी तरफ क्या बनेगा, अर्थ। यह अ मिला, इधर से यह अ मिला, दीर्घ बनेगा, दीर्घ में क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये पर, या आ की मात्रा म में लग गई, तो ये बन गया परमार्थ। ये देखो रामानुज। अब देखो क्या रामा बनेगा, नहीं, रामा शब्द नहीं होता है। शब्दों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा शब्द क्या है, रामानुज। राम प्लस अनुज, तो ये अ से बन गया रामानुज। एक शब्द देखो दिया हुआ है गीतांजलि। अब हमें ये पता है, ये अंजलि हम गलत लिख देते हैं, ली छोटी होती है। हम कई बार ये गीतांजलि भी शब्द शुद्धि में पूछा जाता है शब्द, हम बड़ी मात्रा लगा देते हैं, लेकिन होती छोटी मात्रा है। अंजलि शब्द में छोटी लिखी जाती है। गीतांजलि में क्या हो जाएगा, ये हो गया गीत और ये बना अंजलि। ये अ है, ये भी अ है, मात्रा ऊपर अंग की है तो वो लग जाएगी, क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये गीत की जगह क्या बनेगा, गीतांजलि बन गया। सावधान, सावधान, ये शब्द आ की मात्रा इसमें लगी, ये बना स और ये बना अवधान। देखो ये क्या बन गया, ये अ की मात्रा इसके अंदर लग जाएगी, ये बन जाएगा सावधान। ये वाले उदाहरण आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। ये जो अभी हमने उदाहरण लिखे कि ये दीर्घ स्वर संधि के नैना, श्रीराम, चरना, अमृत, परमार्थ है, रामानुजय, गीतांजलि, सावधान, ये समझ में आए कि नहीं आए, या इनमें किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि एक दो संधि आपको समझ में आने लगे ना, उसके बाद आप फटाफट करोगे। एक बार ये कमेंट करके आप बता दो कि ये वाले शब्द आपको समझ में आए कि नहीं आए। ये हमने सारे कौन से शब्दों पे बात की थी, अ वाले शब्दों की बात की थी। हाँ लिख के बताओ, पता चल जाएगा कि कितनों को समझ में आया है। नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ शब्द लिखा है सत्याग्रह, तो ये हो गया सत्य, आएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया, आग्रह, सत्य का आग्रह। ये अ है, अभी पूछा था ना अ और आ मिलके सर क्या बनेगा, क्या बन सकता है, आ बिल्कुल बन सकता है, समान वर्ण है, अ आ को हम समान ही मानते हैं। अ आ, ये बन गया आ और ये बन गया सत्याग्रह। क्लियर सर जी? हाँ, डाउट हो आपको किसी में से पूछते रहना, क्योंकि एक बार बेसिक यहाँ से समझ में नहीं आएगी तो आगे वाले में आपको बाद में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, विद्यालय तो अपने पहले ही किया था ना, विद्या, ये आ है इधर, और इधर भी क्या है, आले। आले का मतलब क्या होता है, घर होता है। ठीक है, भोजनालय, विद्यालय, ये जितने भी शब्द आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आ और आ मिलके क्या बन गया, आ बन जाएगा। अब हमने आ की खूब बात कर ली, अ की बात कर ली, इधर अ की, ये वाला सूत्र हमारे पूरा हुआ। अ का, आ का, आ का, अ का, आ सारे आए बनेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा था, ये छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों तरफ बड़ी ई हो छोटी ई हो, बननी कौन सी है, जब करेंगे तो बड़ी ही बनेगी। कौन सी बनेगी, बड़ी ही। ऊ समान वर्ण है तो बनेगा कौन सा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ये दीर्घ स्वर संधि है ना, ये इसी नियम से समझ में आ जानी चाहिए, यही नियम है इसका, इतना सा नियम है, यही हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसी से हमारी जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। सर चरना अमृत वाला बताना है, ये शब्द ये बनाए ना हमने, चरणा। अच्छा, ये शब्द था ना, ये गलत लिखा गया था, सही पूछा इसने भैया ने। उसने कहा सर ये कैसे बना, शरणामृत ये शब्द था, शरणामृत, इसलिए उसको डाउट हुआ। बिल्कुल, वो जो शब्द जो लिखा गया था वही गलत लिखा था, ऐसे बनेगी ये। समझ में आई तो पता चला ना, ये चरण बनेगा और ये अमृत बन जाएगा, ये अ और ये अ। गलती से लिखा गया था शब्द, इसलिए डाउट हुआ है आपको। ठीक है, ये ऐसे बनेगा जितेंद्र, ऐसे बनेगा
चरणामृत, ये शब्द होगा सही, चरणामृत। यदि ये बनाया है तो ये सही है, नहीं तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था तो वो गलती से लिखा गया था, सॉरी उसके लिए। लिखते टाइम टाइपिंग से भूल हो गई है। तो ये चरणामृत ये शब्द हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो वाला सारे क्लियर कर लेना ना, चरणामृत ये कर देना, चरण और अमृत वाला ये कर लेना। अब के हो गए। अब देखो ये शब्द देखो, रविंद्र। हम यही गलतियां करते हैं, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, हम रविंद्र के ऊपर लिख देते हैं छोटी मात्रा लगा देते हैं। ध्यान से क्लास लोगे तो कोई यदि शब्द गलत भी लिखा जाता है तो उसको आपको बताना है, क्योंकि मानवीय भूल जो है वो संभव है। देखो ये देखो, रविंद्र, रवि, रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य, ये शब्द भी ध्यान में रखना है। रवि में हम मात्रा लगाते हैं छोटी, और इंद्र ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या लगते हैं, जब हमें संधि का ज्ञात नहीं होता तो हम हमेशा ये लिखते हैं रविंद्र, ये मात्रा लगे, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई, बनेगी कौन सी, दीर्घ बनेगी, और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा रविंद्र। क्या बनेगा, रविंद्र बनेगा। बिंदी भी लगा सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, रविंद्र। हाँ, वर्डिंग यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, बोर्ड के ऊपर साफ नहीं दिख रहा। अब ठीक है, बताओ, ये वाला दिख जाएगा आपको आसानी से, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा इसको बड़ा करके लिखते हैं। अब देखो, ये रविंद्र समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखो, अभिप्सा, अभिप्सा का मतलब क्या होता है, हमारी तीव्र इच्छा होती है ना, उसको हम कहते हैं अभिप्सा। हमारी जो तीव्र इच्छा होती है तो उसको क्या कहते हैं, अभिप्सा कहते हैं। अभी भी छोटी होती है अभी, और ये ऐसे होता है ई, ये पादा और ये सा, ये अभिप्सा लिखते हैं। लेकिन जब ये छोटी और ये वाली बड़ी दोनों मिलेगी, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी दोनों ये मिलेगी तो बनेगी क्या, दीर्घ बनेगी। हमने बताया दीर्घ बनेगी। संधि में या तो आ बनेगा या बड़ी ई या ऊ, दीर्घ ई बनेगी। तो ये क्या बन गया, ये बड़ी ई बन गई अभिप्सा, ये छोटी ई और ये बड़ी ई मिलके क्या बन गई, दीर्घ बन गई, दीर्घ। ये देखो भानुदय, भानु में जब दू लिखते हैं ना, भानु मतलब सूर्य, तो ये ऐसे लिखते हैं भानु, और ये होता है उदय। ये धू होता है छोटा, लेकिन ये छोटा ऊ और ये ऊ, ये लघु और लघु, जब दीर्घ स्वर संधि होती है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ये बड़ा ऊ लग गया, भानुदय, भानुदय हो गया। ये देखो एक शब्द दिया हुआ है अधीन। हम अधि कैसे लिखते हैं, ये हम ऐसे लिखते हैं अधि, अधि के अंदर छोटी मात्रा होती है अधि, और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, अधीन, ये अधि और ये इनकी, ये अधीन। तो जब ये बड़ा बनेगा तो इसको क्या बनेगा, ये अधि की मात्रा बड़ी हो जाएगी, छोटी, ये छोटी, ये दीर्घ बन जाएगी। सब के बारे में, ऊ के बारे में हमने बात कर ली, भानुदय, ऊ के उदाहरण दे दिए, अ के उदाहरण दे दिए, आ के उदाहरण दे दिए। आप सबको ये बताओ कि दीर्घ स्वर संधि समझ में आई या नहीं आई है। इसके अलावा आपके पास हिंदी व्याकरण की जो भी आप किताब पढ़ते हो, सामान्य हिंदी व्याकरण राघव प्रकाश की किताब आती है, मानस पब्लिकेशन की बुक आती है। यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास संधि से संबंधित कोई भी किताब है तो आप उसके अंदर जाओ और दीर्घ स्वर संधि के यदि उदाहरण लिखे हुए हैं तो उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। जब आपके टेस्ट सीरीज होगी तो उसके अंदर खूब सारी प्रैक्टिस साथ में करवा देंगे। दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। दीर्घ स्वर संधि, यस क्लियर सर, ठीक है। और सबको बुक देखो आप कि हरियाणा के अंदर कौन सी SC के अंदर कोई फिक्स बुक नहीं होती है। यदि आप सामान्य हिंदी की आपके पास किसी भी तरह की कोई बुक है, यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो मानस पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। राघव प्रकाश सर की किताब आती है जो सामान्य हिंदी की किताब आती है, या आपके बोर्ड में किसी तरह की कोई चल रही हो उससे आप प्रेफर कर सकते हो। नहीं तो आप राघव प्रकाश सर सामान्य हिंदी की किताब और मानस पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की किताबों में से अध्ययन कर सकते हो। हम तो यहाँ पे जो बात करेंगे वो जो
मानक किताबें हैं, किशोरीदास वाजपेयी की है या भाषा से संबंधित जो भी मानक पुस्तकें चलती है बोर्ड में, उनमें से ही बात करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम बात कर ली। और ये भी अ आ ई उ मतलब समान वर्ण जब आपस में मिलेंगे, समान वर्ण होने चाहिए दोनों तरफ, समान वर्ण मिलते हैं तब दीर्घ बन जाते हैं, आ ई और उ बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सभी लिख रहे हैं यस सर, ये समझ में आ गया। तो अब हम संधि के अगले पे बात करते हैं, गुण संधि। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने पहले लिखे थे स्वर संधि के भेद, उसमें आपको कहा था उसी सीक्वेंस के अंदर आपको याद रखनी है जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने लिखा है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप उसका लिख के बताओ कि क्या बनेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ रजनीश। इस रजनीश का बताओ, पहले ये बताओ कि कौन सी संधि है इसके अंदर, रजनीश के अंदर कौन सी संधि है, और रजनीश के अंदर कौन सी संधि होगी, और इस होगा कैसे, इसका संधि विच्छेद करना है। रजनीश के अंदर कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद करके बताओ। एक आप इसके साथ साथ और भी बता सकते हो, हरीश। पता चल जाएगा कि आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आई है कि नहीं है। इसकी करके आप बताना, हरीश की करके बताना। महेंद्र, अब कमेंट के अंदर कोई भी बात लिखते हो ना, तो क्लास ले रहे हो, इससे संबंधित जिस शब्दों की हम बात कर रहे हैं वही आप लिखें, या आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो उसके ऊपर क्लियर करें। हाँ, अब है ना वो अपने देवनागरी का अलग से आता है कीबोर्ड, उसको रखो तो साथ में आसानी से लिख सकते हो, रजनी और ईश। ठीक है भाई, रजनी ईश हो जाएगा। और हरीश की, रजनी और ईश हो जाएगा, हरीश की बता दो। उसके बाद अगली संधि पे हम बात करेंगे, दीर्घ स्वर संधि पे बात करेंगे। दीर्घ स्वर के बाद हम अभी गुण संधि पे बात करने होंगे। सबसे पहले गुण संधि के नियम देखो, गुण संधि के ये आपने जिसको जिसको देखो, गुण संधि गुण संधि, स्वर संधि है तो दो स्वर ही होंगे आपस में। स्वर कौन कौन से होते हैं देखो, यदि अ और आ के बाद में छोटी ई आ जाए, या इसके बाद में कौन सी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो इसका बनेगा ए। यदि इधर अ है, इधर आ है, और इस तरफ ऊ आ गया, और इस तरफ बड़ा ऊ आ गया, तो ये जो बनेगा वो बनेगा ओ। गुण संधि के अंदर अ आ के बाद यदि ई आए तो ए, और अ आ आए तो के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है। मात्रा में कंफ्यूजन है, कौन सी मात्रा में कंफ्यूजन है बताओ। रजनीश के अंदर ये होगा ना, ये बड़ी आ जाएगी, ये रजनीश, रजनी और ईश।
ये वाली गुण संधि देखो, अ आ के बाद ई छोटी या बड़ी आए, ए बनेगा जब हम संधि बनाएंगे तब। और इधर तो अ आ ही रहेगा। अ आ के बाद यदि ऊ आ जाए तो वो मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। अब जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरण पे ध्यान दो ताकि आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो सुरेंद्र, इससे समझ में आ गया ये क्या बना, ए बना। तो अ आ के बाद यदि ई आती है तो क्या बन जाता है, अ आ के बाद यदि ई आती है तो सुरेंद्र। ये देखो नेति पे बात कर लें पहले। ये न और ये इति, इधर अ इधर ई, अ और ई मिलके क्या बन गया, जो बनेगा ए। तो ये न के ऊपर किसकी मात्रा लग गई, ए की मात्रा लग गई और ये बन गया ए, नेति। देखो नरेश शब्द, ये देखो नर और इधर क्या बनेगा नरेश, ई आएगी और ये आएगी ईश, नरेश नर। और ये क्या बन जाएगी ई, और ये अ और ये बड़ी ई। बता दिया, इधर अ हो इधर आ हो, इधर चाहे छोटी ई हो बड़ी हो, मिलके क्या बनेगा अ, जो है ए है वही बनेगा। यही गणेश का उदाहरण है। गणेश में एक शब्द शब्द आ जाएगा गण और दूसरी तरफ शब्द आ जाएगा ईश। जो रजनी का ईश पूछ रहा था ना, देखो कितनी बार आ गया ये देखो महेंद्र। सुरेंद्र का भी देख लेते हैं, सुरेंद्र। इधर क्या आ जाएगा, शब्द क्या होता है सुर, और इधर क्या आ जाएगा इंद्र। तो ये अ है, ये ई है, अ और ई। यदि इधर अ हो इधर ई हो तो ये मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये र के ऊपर ए की मात्रा लग गई और क्या बन गया सुरेंद्र। महेंद्र का देखो, मह होता नहीं है, महा, और क्या हो जाएगा ये इंद्र। ये आ के बाद भी यदि ई की आ जाती है तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, तो महेंद्र। इसके साथ साथ एक और उदाहरण देखो, रमेश। रमेश का आप खुद बना के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। रमेश, रमेश का जो है वो संधि विच्छेद करके बताना कैसे होगी, क्या क्या शब्द मिलाओगे तो रमेश की बनेगी। सूर्यो उदय, सूर्य ये अ और ये हो जाएगा उदय। यदि अ के बाद में यदि ऊ आ जाए, ऊ आएगा तो कौन सा बनेगा, ओ बनेगा। गुण स्वर संधि में क्या बनता है, जब संधि होती है तो या तो ए बनेगा या ओ बनेगा। तो ये देखो सूर्य अ और ऊ आ गया तो यहाँ बनेगा क्या ओ। तो हमने ए नहीं लगाया, ऐसे नहीं लिखा सूर्य, ये नहीं लिखा सूर्य, ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा। ये सूर्योदय, ओ की मात्रा से हमें पता चल गया कि कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। गुण संधि का हमें नियम लगा के कर लिया। रमेश का आया है रमा और ईश। बिल्कुल, जिसको सही से समझ में आ रही है उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो कैसा भी शब्द आ जाएगा वो कर लेगा, उसको ये पता चल जाएगा देखते ही कि मात्रा किसकी लगी है, ए की मात्रा लगी है। ए की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा, और ये हमारे जो मात्रा होती है आई की मात्रा होती है। ये मात्रा यदि दे रखी हो तो ओ की मात्रा है, और यदि मात्रा ये दे रखी हो तो ये औ की मात्रा है। ये मात्रा है ऐसे। यहाँ मात्रा नहीं लगी होती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो है वो एक मात्रा इसके ऊपर लगी होती है, वो हम स्वर के अंदर लिखते हैं तब नहीं होती है। शब्द इसका बनाओ, महोदय का बनाओ आप, महोदय का बनाओ। यथोचित शब्द क्या बनेगा, यथा। इधर तो अ या आई बनेगा और इधर क्या बन जाएगा चित। यदि आ है और उसके साथ ऊ है, आ है ऊ है, सीधा अ आ ऊ आ जाए तो ऊ से क्या बन जाता है हमारा, हमें पता है ओ बनेगा। ठीक है, ओ बना दो, यथोचित हो गया, यथोचित।
गंगोर्मी। गंगोर्मी में क्या शब्द बनेगा? गंगा और ये ऊर्मी, वो बड़ा और मी, ये आ है, इधर चाहे बड़ा हो छोटा हो, क्या बनने वाला है? ओ ही बनेगा। तो ये गंगा और उर्मी से शब्द बन गया गंगोर्मी। दो मैंने बताए थे आपको। एक तो ये बताया कि आ के साथ यदि ई लग जाती है तो ए बनता है, आ के साथ यदि उ लग जाता है तो ओ बनता है। एक और है जिससे ये उदाहरण लिखे हुए हैं, देवर्षि, महर्षि, ये वाले उदाहरण लिखे हुए हैं। इनमें क्या होगा? यदि और आ के बाद, यदि और आ के बाद यदि री आ जाए तो री आने के बाद में वो बनता है अर। री आने के बाद में क्या बनता है? अर बनता है। ये ध्यान में रखना। एक और आ के बाद ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। देवर्षि में ऋषि में बता रहे हैं ना, देवर्षि महर्षि का ये आ के बाद यदि री आ जाए तो वो अर बनता है, यदि यही गुण संधि है। तो ये क्या हो जाएगा? देव, और शब्द क्या बनेगा? ऋषि। अर बनने वाला है तो ये देव, ये बन गया देव। ये र आधा बनेगा तो इसके ऊपर चला जाता है, ये देवर्षि बन गया। महर्षि में अब समझ में आ जाएगा। महर्षि, महा प्लस ऋषि, क्या बन गया? महर्षि। अर बनेगा महर्षि। महोर्जा, महा और ऊर्जा से क्या बन गया? महोर्जा। तो एक बार आप ये बता दो, दीर्घ स्वर संधि के बाद जो गुण स्वर संधि पड़ी उसके उदाहरण आपको समझ में आए या नहीं आए? हाँ, ये अर वाला क्लियर हो गया। गुण स्वर संधि का बताओ। बताओ। राजेंद्र क्या क्या बनेगा? राजेंद्र, राजेंद्र कौन सी संधि है राजेंद्र में? मिथिला से है कोई? मिथिला, बिहार। मिथिलेश, मिथिलेश की बनाओ। मिथिलेश, मिथिलेश। क्लियर, क्लियर। राकेश, बड़ा ऊ और छोटा ऊ कैसे पता चलेगा? बड़ा और छोटा ऊ ऐसे पता चलेगा जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। हम जितने शब्द लिखवा रहे हैं उन शब्दों को आप ध्यान में रखो। इसके अलावा आप और ज़्यादा टेस्टों के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो लगभग सारे शब्द जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आगे आगे बढ़े। इसके उदाहरण अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का पहले तो हम पढ़ते हैं कि नियम क्या है, कैसे बनेगी। इस नियम को पढ़ते हैं वृद्धि संधि के। इधर आ के बाद यदि ए आ जाए या आई आ जाए, बनेगा क्या? आई बनेगा। यदि और आ के बाद ओ आ जाए या औ आ जाए, संधि कौन सी बनने वाले में कौन सा है? औ बनता है। तो ये ए और आई। यहाँ मात्रा ध्यान रखनी है, सिंगल मात्रा मत लगा देना, ऐसी मात्रा होती है डबल आई की। ये गलती भी हो जाती है हमारे से।
आप बताओ मिथिलेश का, राकेश का पूछा है ना, अब जो पढ़ा है ना राकेश, बताओ राकेश में ये क्या, किसकी मात्रा लगी, ए की मात्रा लगी है, कैसे लगेगी? इधर तो अ आएगा या आ जाएगा, राग तो शब्द होता नहीं, राका होता है, रात्रि कहते हैं, राका प्लस ये ईश शब्द आपको बार बार बता दिया ना, ईश, तो ये बन गया, ये आ ई और बनने की मात्रा एक ही लगेगी, लगा दो कि एक के ऊपर एक की मात्रा, ये बना राकेश। मिथिलेश की मिथिला और ईश, देखो भूतेश भी है, भूतेश, भूतेश की खुद की बनाओ। ये वाला देखो वृद्धि संधि का, आ के बाद यदि ए आता है या आई आता है तो आई, और आ के बाद ओ और औ आता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ये देखो आप, कुछ शब्द हमारे लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको और शब्द लिख के बता देता हूँ। एक शब्द हमने लिखा है मत तय कता, कैसे बनेगा? इधर तो अ या आई आना है, तो मत प्लस एकता, देखो इधर अ आया, इधर ए आया, मात्रा कौन सी, ये आई की मात्रा, आप ये ध्यान में रखना, वो आई की ए की मात्रा से कंफ्यूज मत होना। मत और एकता, ठीक है, ये अ बन गया, ये ए बन गया, मात्रा आई की लगेगी, ये म है, ते के ऊपर आई की मात्रा लगा दो, ये क है और ये हो गया ता, ये मत एकता हो गया। धनेशना, इष्णा कहते हैं इच्छा को, धन की इच्छा, क्या बनेगा, धन, धनेशना, धन प्लस एषणा, धन प्लस एषणा से बन गया धनेशना, धन प्लस एषणा से बन जाएगा धनेशना। अब एक शब्द मैं आपको देता हूं संधि विच्छेद का, ये भी तो पूछा जा सकता है कि संधि विच्छेद की हुई है, इसकी संधि करके बताओ। ये इधर हमने लिखा एक और इधर भी लिखा एक, अब बताओ इसकी संधि क्या होगी? इसकी बतानी है कि एक और एक, एक धन एक, ये मिलके शब्द क्या बनेगा और कौन सी संधि होगी? एकस, एकस नहीं, सही से लिखो। इधर क्या है, अ है, इधर क्या है, ए है, बनेगा क्या, आई, ये मात्रा लगेगी, अ क क, ऐसे बनेगी ये, बनाई किसी ने? स्वर संधि के अंदर तो ये आएगी ना, वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण दिया ये आपको, वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण जो है वो देख के बताया था। देखो सदैव, सदैव की बताओ, सदैव मतलब हमेशा, क्या बनेगा, सदा प्लस एव, ये इधर आ है और इधर ये ए आ गया, आई की मात्रा तो लगेगी लगेगी, ये आई की मात्रा लग के क्या बन गया, सदैव बन गया, सदैव बन गया। कुछ और आप दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण लिखो, महाओज, महाओज, औज, वो नहीं औज, इसकी बनाओ महोज, समझ में आ गई है, वो जल्दी से बना देगा, महोज की बनाओ।
इसकी बनाओ देव प्लस ऐश्वर्य, ये संधि विच्छेद है, इसकी संधि बनाओ देव और ऐश्वर्य। या महोजस्वी, महोजस्वी। मौज, महा, महा क्या बनाया महा उज, ठीक है। क्या बनेगा महा, वो ये ओ जैसे लिखते हैं, ये ओज, ओ ही लिखते हैं, ओ नहीं लिखते तो माओज बन गया। देवश्वर्य की क्या बनेगी देवश्वर्य, दे वे श्वर्य, एक ही मात्रा लगेगी देवेश्वर्य। बहुशत, इसकी बनाओ बहुशत महा, और क्या बनेगी औषध, औषध महा या, लेकिन ये ओ नहीं होता है, और औषध ये औषधि शब्द ऐसे लिखते हैं ना, तो ये औषध, ये औ आ गया। इधर आ है, इधर आई, ओ आए या औ आए, जब बनेगा तो क्या औ ही बनना है, दो मात्रा लगेगी। तो ये म, ये हौ, ये श और ये ध, ये बन गया महो औषध, महो औषध। यथोचित, इसकी बनाओ यथोचित, या यशो सित्य कर दो, दोनों की बन जाएगी। यथा प्लस, अपन कहते हैं इस चीज का क्या औचित्य है, मतलब क्या मतलब है, तो औषध है, ये औ की मात्रा लगती है। ये औषध के अंदर हमने बात की, तो औषध के अंदर किसकी मात्रा लगती है औ की मात्रा लगती है, शब्दों का ध्यान में रखना है। अब हम कुछ उदाहरण में आपको लिखवाता हूँ, जो आपको खुद को जिसकी प्रैक्टिस करनी है बैठ के। कौन सी संधि है वो कल क्लास के अंदर बताना, लिखो, लिख देना, आप करनी आपको खुद को ही है। कौन सी संधि है मुझे नहीं पता, मैंने जो तीन पढ़ाई है उसमें से कोई होगी। तथापि, देवर्षि, ये वाली जो है ना, तथापि है, देवर्षि है, या सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, जलोग, एक ये भी करना अतीव, प्रतीत, देखो कितनी कर पाते हो, प्रतीत, स्वाधीन, स्वाधीन, मताधिकार, मताधिकार, मत देने का जो अधिकार होता है। तथागत, तथागत, कविंद्र,
अधीक्षण। आप हिंदी के उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हो ना, तब यदि देवनागरी लिपि वाला कीवर्ड यूज करोगे ना, तो ये आपको पता चलेगा कि आपने मात्रा छोटी लिखी बड़ी लिखी है। मात्राओं के अंदर यदि आपने गलती करी तो वो आपकी संधि का सवाल है वो गलत हो जाएगा, शब्द शुद्धि का सवाल है वो गलत हो जाएगा। विलोम शब्द भी आपने मात्रा के साथ यदि गलती करी शब्द के साथ तो वो सही नहीं होगा। और कर देना, बता के किया था हमने। तो आज हम वापस थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि आज क्लास के अंदर हमने क्या बात की 5 मिनट के लिए। उसके बाद अगली वाली संधि हम कल करेंगे। तो एक बार आप सभी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हमने बात करी थी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि के शाब्दिक अर्थ की बात की जिसका मतलब मेल या योग होता है। उसके बाद में हमने किस पे बात करी थी, संधि की परिभाषा। दो वर्ण, वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई या शब्दों के मेल, और मेल से क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। ऐसे फटाफट रिवीजन हो जाएगा। विकार, विकार का मतलब पढ़ा था रूपांतरण या परिवर्तन होता है, तो जिसके फलस्वरूप नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये मूल शब्द यदि इसको वापस तोड़ के टुकड़े कर देंगे वापस, तो वो शब्द जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। मतलब टुकड़े करके हमने संधि की भी बात करी और संधि विच्छेद की भी बात करी है। देखो ये हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था कि विद्यालय, विद्या, आलय। फिर हमने अब तो बहुत सारे उदाहरण देख लिए तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद संधि के प्रकार देखे थे। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि देखते समय हमने बात की थी हिंदी के अंदर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, 44 वर्ण। 44 वर्ण में से स्वर संधि पढ़ रहे हैं इसलिए स्वरों के बारे में बात की थी। स्वरों के बारे में बात करते समय ये भी कहा था कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर और लघु स्वर, 2 प्रकार के स्वर होते हैं। उसके बाद पूरे 11 स्वर के साथ दीर्घ और लघु अलग अलग बताए थे। उसके बाद स्वर संधि की बात करी थी। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। उसमें से 3 के बारे में हमने आज विस्तार से पढ़ा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। आपको जहाँ से भी उदाहरण मिले, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से मिले, यदि आपके पास कोई बुक है तो बुक से कर सकते हो, नहीं तो आप अपने इंटरनेट की डिजिटल का सही तरीके से आप यूज़ करके देख सकते हो कि दीर्घ संधि के उदाहरण दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस गुण संधि और वृद्धि संधि, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आसानी से। उसके बाद दीर्घ संधि, दीर्घ संधि सबसे पहले संधि पढ़ते समय नियम पढ़े थे हमने, क्या कौन सा जो है वो नियम, कौन सा जो है वो चलेगा। तो अ, आ, ई, उ, इसको सवर्ण संधि भी कहते हैं, मतलब समान संधि। ये हमेशा दीर्घ बन जाएंगे। अ आ समान है, इधर भी अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। उसके बाद ई, और उसके बाद उ, दीर्घ बनेंगे हमेशा। दीर्घ में या तो आ बनेगा या बड़ी ई बनेगी या बड़ा ऊ बनेगा, यही दीर्घ स्वर है। उसके बाद दीर्घ स्वर संधि के इतने सारे हमने उदाहरण देखे। ठीक है। उसके बाद कौन सी संधि पढ़ी थी, गुण संधि। गुण संधि पढ़ते समय यदि इधर अ आ है तो इधर ई और बड़ी ई कुछ भी हो ये ए बनेगा। अ आ के बाद यदि उ है तो ये ओ बनेगा। तो ए और ओ ये किसके अंदर बनता है, ए और जो ओ बनता है ये हमें पता चल जाएगा गुण संधि के अंदर बनता है। अ और आ के बाद यदि री आ जाएगी तो अर बन जाएगा। ये सारे इसके उदाहरण देख लिए। इसके बाद में वृद्धि संधि के उदाहरण देखे थे। वृद्धि संधि पढ़ी थी, उसके उदाहरण सबसे पहले पहले तो नियम ध्यान में, अ आ के बाद यदि ए और आई आता है तो क्या बनता है, आई बनता है। मात्रा की बात कर ली हमने, ध्यान रखनी है। एक मात्रा आई में एक मात्रा लगा देते हैं, इसलिए मात्रा में लगाना 2 मात्राएं होती है जो मात्रा के लिए। और अ आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो क्या बनता है, औ ही बनेगा। यदि औ और औ ये दोनों तरफ यदि यही आ जाए तो भी औ ही बनेगा, कुछ भी आए बनना यही है। तो 3 संधि के बारे में हमने विस्तार से आज बात कर ली है। कल हम स्वर संधि के 2 भेद के साथ व्यंजन संधि पर भी बात करेंगे। स्वर संधि के 2 भेद कौन कौन से रह गए हैं, यण संधि और अयादि संधि। इन दोनों को लेते हुए व्यंजन संधि के भी कुछ नियम जो है वो पढ़ेंगे। हाँ, उदाहरण आप करके लेके आना, और भी जो है वो उदाहरण देखना, उसकी प्रैक्टिस करना। क्लास के अंदर जितना संभव था उतने उदाहरणों की बात करी है हमने।
इसके अलावा भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण होंगे वो हम क्लास के अंदर ही करने की कोशिश करेंगे। जब हमारी पूरी संधि की क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद हम एक दिन पूरे 50 60 70 लेके आएंगे, आपके लिए सारे शब्द लिखेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे, आधे पौन घंटे उसी के लिए क्लास रखेंगे। कुछ को मात्राओं की दिक्कत हो रही है, तो मात्राओं की दिक्कत तभी दूर होगी जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब आधा घंटा लेके बैठो, देखो ईश कैसे लिखते हैं, ऐष्णा कैसे लिखते हैं, ए की मात्रा होती है, ऐ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा कहाँ होती है, औ की कहाँ से होती है, यदि ध्यान से देखोगे और 15 20 दिन के लिए यदि भाषा के ऊपर सामान्य सामान्य पकड़ बनाते जाओगे तो क्लास के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद।